मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके लाइकिंग को देखते हुए कुछ रिसर्च भी तो करना होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने देश के बारे में, देश की उन्नति के बारे में। हम अब अंडर डेवलप नहीं हैं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं। वर्ल्ड के टॉप 3-4 इकोनॉमी में हम शिरकत करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जेनरेशन कोलेब्रेशंस पे। हमारी देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, रोज़ बढ़ती भी जा रही है। और ये 140 करोड़ जनता किस तरह डेवलपमेंट में शिरकत कर सकती है, हमारे इकोनॉमी, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, हर तरह के ग्रोथ में किस तरह शिरकत करेगी, उस जनरेशन्स का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे बात करेंगे। जब हम जनरेशन्स पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक सोशियोलॉजिस्ट का नाम हमको याद आता है, जिसको कार्ल मैनहेम कहते हैं। कार्ल मैनहेम ने ही सबसे पहले जेनरेशन्स, डिफरेंट जेनरेशन्स के बीच में एज ग्रुप के डिफरेंसेस के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन का इम्पोर्टेंस ये था कि किसी भी देश के ग्रोथ के लिए डिफरेंट जनरेशन्स के लोगों के बीच में किस तरह कोलेब्रेशन हो, टू स्टडी एंड टू हेल्प द ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विद द कोलेब्रेशन। भारत में देख लें, हमारे देश में भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जनरेशन्स के बीच में कोलेब्रेशन की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में 18 से लेके 59 ईयर्स के एज ग्रुप के लोगों को मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्कर माना जाता है, राइट। और 60 प्लस के लोगों को माना जाता है कि उनमें एनर्जी कम है। तो क्या वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? फ्रेंड्स, आज इसी पे बात करेंगे और कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे देश की जनरेशन्स को लेके। एक तो एजिंग जनरेशन्स हमारा बढ़ रहा है। एजिंग जनरेशन्स को हमारे डेवलपमेंट में किस तरह कोलैबोरेशन होगा? चूँकि ठीक है, एजिंग लोग जो हैं वो वर्क फोर्स नहीं है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, विजडम है। उस एक्सपीरियंस और विजडम को किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा यूथ के साथ? आज हमारा देश का यूथ 2 भागों में बटा है। एक तो स्कूल का ड्रॉप आउट्स काफ़ी तादाद में लोग हैं, और एजुकेशनल स्टैंडर्ड से भी जो ड्रॉप आउट है वो अनस्किल्ड हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट। और ये दोनों लोग बहुत बड़ी समस्या देश में पैदा कर रहे हैं। एक स्टडी आया है, ITI मंडी का एक स्टडी आया है कि ग्लोबल सिनेरियो में देखा जाए तो करीब 25.7% एंटरप्रेन्योरशिप है यंग ग्रेजुएट्स के बीच में। और जब इंडिया में हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो यही परसेंटेज 32.5% एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ है हमारे यूथ। लेकिन ये भी सच है 69.7% यंग ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ जॉब के पीछे हैं। जॉब तो ठीक है, एक जॉब जो क्या है, एक 7 to 8 आवर्स का जॉब है, और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइडेड है, और आपको एक मंथ एंड में एक अच्छी सैलरी आप उठा लेते हो, जिससे आपकी दिनचर्या चलती है या आपका मंथली एक्सपेंडिचर निकल के आता है। फ्रेंड्स, इसको आप सिक्योर्ड मानते हो, लेकिन ये किसी भी इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट होता है जहाँ प्रोडक्शन होता हो, एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है। इसीलिए हमारे देश में, चूँकि मैं खुद एक स्किल सेंटर में ट्रेनर रहा हूँ, स्किल सेंटर में कई तरह के डिसिप्लिन्स में ट्रेंड किया जा रहा है। अगर ग्रेजुएट्स भी अनएम्प्लॉयड हैं और 69% जॉब के लिए पड़े हुए हैं, जॉब लेने के लिए उनको भी जॉब मिलती नहीं है। उम्र 30, 37, 39 तक उम्र चली जाती है, फिर भी नौकरी ही चाहिए। अरे, अगर आप जल्दी जगे होते, 18 साल की उम्र में अगर आप स्किल्ड हो गए होते,
22 साल की उम्र में अगर आप स्किल्ड हो गए होते और एक डिसीज़न ले लिया होता कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, जहां आप जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनने वाले हो। इसी में कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। एल्डरली लोगों के एज ग्रुप 60 प्लस का कोलैबोरेशन ज़रूरी है यूथ के साथ, राइट। तो इसीलिए कोलैबोरेट कीजिए, बड़े बूढ़ों के साथ संपर्क में रहिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, अपने यूथफुलनेस, अपने पावरफुल यूथफुलनेस को चैनलाइज कीजिए प्रोडक्शन के तरफ, इंडस्ट्री के तरफ और एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ। ऑफ कोर्स कुछ लोग जॉब सेक्टर में भी जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।